नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th साइंस से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना प्रश्न लिया है वे सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, अतः आप इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को अच्छा से देखेंगे और याद कर जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और यह जो वीडियो है आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से टच करेंगे, अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारे प्रश्नों को याद कर जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप अपने स्टडी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत बढ़िया करा दी जाएगी तथा परीक्षा में आपको हमेशा मदद किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 10th साइंस से लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। दोस्तों आप याद रहें, अगर दर्पण कहता है तो दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है, जबकि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इसे याद रखें, दर्पण में 1 जबकि लेंस में 2 होता है। अगला, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी। दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया चालक, सबसे अच्छा चालक जो है वह आपका सिल्वर है, चांदी है। इसे याद रखें, सबसे अच्छा चालक सिल्वर चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि शुष्क सेल में जो बाहरी जस्ता का प्लेट होता है, बाहर जो जस्ता का प्लेट होता है वह आपका ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है, और बीच में जो कार्बन का छड़ लगा होता है जिसके ऊपर टोपी लगी होती है, तो यह दो जो है यह धन इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो जस्ता जो बाहरी आवरण है यह ऋण इलेक्ट्रोड है। अब बीच में जो बैटरी देखे हुए टर्च का उसमें कार्बन का छड़ होता है वह धन इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, जस्ता का। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 जूल का मान होता है। यहाँ दोस्तों जल लिखा गया है, तो ये जल नहीं, आप इसको जूल पढ़ेंगे। 1 जूल ऊर्जा का मान कितना होता है, उष्मा का मान ये बताना है। तो 1 जूल का मान होता है, ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी या 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन ए आपका सही है, इसको आप जूल पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेल में क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो जो वनस्पति तेल होता है उसमें लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समूह होते हैं? ब्यूटेन का कितना समूह होता है? ऑप्शन है 5, 2, 3 या 4। तो आपको पता होगा ब्यूटेन का जो अणुसूत्र होता है C4H10 होता है। तो ब्यूटेन का जो समूह होता है वह मुख्य रूप से 2 होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर वहीं पेंटेन का समय पूछता है तो 3 होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। और ब्यूटेन 2 है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी पूछना चाहता है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया था, आवर्त सारणी तत्वों को किस आधार पर रखा था? परमाणु त्रिज्या के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, और वहीं मोस्ले जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाया तो उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजा दिया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है। नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन पढ़िएगा, इसके परमाणु संख्या क्या होती है? तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। तो आप देख लिए नाइट्रोजन कई गो है इसमें है, एक गो N है और 3 गो H है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु संख्या होगी 1 और 3 होगी, यानी 1:3 आपका आंसर होगा। N 1 है और H 3 है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? डी सही होगा, 1:3। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन है एथेन, एथाइन, एथेनॉल या मीथेन। कमरे के ताप पर द्रव में कौन रहता है यह बताना है आपको। ऑप्शन एथेन, एथाइन, एथेनॉल या मीथेन। तो एथेनॉल जो है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH, याद रखिएगा, यह शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है। C2H5OH एथेनॉल। ठीक है, अगला है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो आप याद रखें, सिरका बहुत ही खट्टा होता है और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है CH3COOH, याद रखेंगे इसका अनुसूत्र। यह बहुत ही खट्टा होता है। ठीक है, इसी कारण से सिरका का प्रयोग आम के अचार में, इन कोई भी अचार बनाया जाता है उसमें डाला जाता है। ठीक है, अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है अग्न्याशय, अंडाशय, एडिनल या यकृत। तो आपका आंसर होगा वह एक यकृत है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद जरूर कर जाएंगे। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन है? जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सेरिब्रम, क्रेनियम या मस्तिष्क, स्टेम या सेरिब्रम। कौन है? पहला सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम या सेरिब्रम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन की वजह से किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 8 या 2। तो आपको पता होगा कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है, जिसमें दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। चारों का नाम याद रखिएगा। मैंने बताया बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय, 4 भागों में मनुष्य का हृदय बटा रहता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरल संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? यानी कौन से वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रस्तुतिकरण किया था, जीन को बताया था? ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, जोहानसन या लैमार्क। किसने जीन शब्द का प्रस्तुतिकरण किया था? तो आपका आंसर होगा वे जोहानसन थे, जो उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, याद कर जाएंगे, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ
जो मेरे आवाज़ में आप देखते हैं उसमें एक भी गलती आपको नहीं मिलेगा। 100 इन 100 करेक्ट होंगे। अतः सारे प्रश्नों को अच्छा से देखेंगे, याद करेंगे और अपने सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर लेंगे। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, आपको हर तरह से मदद करेंगे हम। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ से आपकी बहुत सारी मदद की जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगला है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि विद्युत चुम्बक जो होता है वो हमेशा नरम लोहा का बनाया जाता है और अस्थायी चुम्बक इस्पात का बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, विद्युत चुम्बक पूछ रहा है। वही अगर पूछता अस्थायी चुम्बक तो आपका हो जाता है इस्पात। ठीक है, तो अभी आंसर कौन होगा? नरम लोहा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सारी कन्फ्यूज़न दूर करते जाएंगे आप। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इन तार से जब करंट प्रवाहित होता है तो कौन सा कण गतिशील होता है यह बताना है। ऑप्शन परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? ऑप्शन दे भी बराबर आई आर, भी बराबर आर स्क्वायर आई, या भी बराबर आई स्क्वायर आर, या भी बराबर आई प्लस आर। तो ओम का नियम होता है भी बराबर आई इंटू आर। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वह होता है आपका वोल्ट। तो आप याद करें, विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो विभव विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है तथा दोनों अदिश राशि हैं, याद रखिए दोनों अदिश राशि हैं। ठीक है, अगला, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? इनमें कौन कार्बन का अपरूप है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलती लिखा गया, इनमें यहाँ सभी होगा, यहाँ सभी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। सब के सब कार्बन के अपरूप हैं, आप याद रखेंगे। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन सब के सब कार्बन के अपरूप हैं, सभी होगा। ऑप्शन डी आप लगाएंगे सभी लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन है समावयवी, अपरूप, उत्प्रेरक या बहुलक। तो यहाँ कहने का मतलब अणुसूत्र एक ही है लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा, तो वैसे यौगिक को समावयवी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश में हम जानते हैं कि 7 रंग होता है, उन 7 रंगों में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या बैगनी। तो जहाँ विचलन की चर्चा हो आप याद रखें, बैगनी का विचलन सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। और जब तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल का सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे कम होगा तरंगदैर्घ्य। अब विचलन उल्टा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है। तो यहाँ किसका विचलन होगा? बैगनी का। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बन सके। यानी पूछना चाहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन सके। ऑप्शन है ध्रुव पर,
अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फोकस पर। तो आप देखे होंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, यानी आपको बताना है तारा क्यों टिमटिमाता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, कुल परिवर्तन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या कुल अपवर्तन के कारण। तो जो तारे टिमटिमाते हैं उनके टिमटिमाए कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना देर होता है ये बताना है। 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड या 1/18 सेकेंड। तो याद रखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 1/16 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, सीधा और आवर्धित, उल्टा और आवर्धित, सीधा और हर्षित, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वह हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो कौन होगा प्रतिबिंब, सीधा। और देखिए एक और चीज़ आप याद रखें, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तो बनता ही है, जो कि फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, जो काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो कौन ऑप्शन सही होगा, सी होगा। सीधा और हर्षित होता है, सीधा और हर्षित होगा। ऑप्शन यहाँ सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, v/u, uv, u/v या प्लस u+v। तो अवतल लेंस का पूछा जा रहा है तो आप याद रखें प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है, जिसमें आवर्धन एम बराबर होता है v/u अवतल लेंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 एमए माने माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻² एम्पियर, या 10⁻⁻1 एम्पियर, या 10⁻100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ माइक्रो एम्पियर दिया गया। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर। तो यह करें माइक्रो मिली सेंटीडेसी आपको याद किए होंगे। तो माइक्रो बड़ा होता है 10⁻6 को 1 माइक्रो कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ऑप्शन डी आपका सही होगा, माइक्रो। नेक्स्ट, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन है भारी वाहन में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, या इनमें से सभी। तो डीजल का उपयोग सब में हम कर सकते हैं, भारी वाहन, रेल इंजन, विद्युत उत्पादन सब में कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, सौर सेल और ऊर्जा को, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी बताना है सोलर क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा में। यानी सोलर सौर ऊर्जा किससे बदलता है, तो सौर ऊर्जा को वह हमेशा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन होगा आंसर आपका, डी होगा सही, ऑप्शन डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोना की परमाणु संख्या कितना होती है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑप्शन है 29, 89, 79 या 39। तो सोना जो एयू ऑरम होता है उसका परमाणु संख्या 79 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है ये पूछता है। ऑक्सीकरण, दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दहन भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, जबकि अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। तो आंसर कौन होगा, अवक्षेपण, यह ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑप्शन है 1, 0, 2 या 3। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है, अतः इसकी संयोजकता होगी 2। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए।
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या 7। तो अम्लीय वर्षा के पीएच का मान हमेशा 5.6 से कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। ठीक है, इसी कारण से जहाँ चींटी काटती है वहाँ फूल जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? इसमें कौन जो ऊतक है जो संवहन ऊतक कहलाता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या बी तथा सी दोनों। तो आपका आंसर होगा फ्लोएम और जाइलम दोनों को संवहन ऊतक कहा जाता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन है परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परासरण द्वारा प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सभी प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और आप इस सारे प्रश्नों को जरूर लिख लेंगे और याद कर जाएंगे, क्योंकि इसमें से परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।